नमस्कार। मद्य निषेध के लिए आज हम तीसरा वीडियो में पहुंच गए हैं। इससे पहले मैंने 2 डेमो क्लास आपको उपलब्ध कराया था, पूछा भी था कि आगे की आपको क्लास चाहिए तो मैं कंटिन्यू कराऊंगा। इसमें आपको ये सब क्या दिख रहा है ना, क्लास में ये सब क्या दिख रहा है। तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 9th और 10th का साइंस का जो है वो पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। एक एक चैप्टर का, क्लास 9th का और क्लास 10th का एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं, वो आपको उपलब्ध कराऊंगा। कैसे आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। तो ये बिल्कुल आपका, पहले मैं पूरा बता ही देता हूं, उसके बाद क्लास में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में आपको ये पाठशाला विद केके यही सर्च करिएगा, यही वाला लोगो रहेगा, ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल दिखा रहा है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल यही डालिएगा, देख लेना है पाठशाला विद केके और ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा सब कुछ मैं बताता हूं। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, आप अपना नाम, जो भी नाम डालना हो डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपका रहेगा ही, तो आपका नाम यहाँ पर शो करने लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पर किसी का नाम राजीव है तो राजीव, किसी का कोमल है तो कोमल, जो भी नाम आपका होगा वो शो करेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये होम वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। ये आएगा ही, क्लिक ना करिएगा भी तब भी आपका यही इंटरफेस आएगा, ठीक। ये इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पैड कोर्स पर क्लिक करना है। पैड कोर्स पर जैसे ही आप पैड कोर्स पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको देखिए ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आपको परचेज करने के लिए ये आ जाएगा, यही वाला आपका बैच है। इसमें भले ही आपको 99 रुपये दिख रहा होगा, लेकिन अभी डिस्काउंट मैं किया हूं आप लोग के लिए, है ना। क्योंकि बाकी बिहार दरोगा के लिए, मद्य निषेध के लिए तो मैं 99 ही किया था, लेकिन इसके लिए मैं डिस्काउंट कर दिया हूं आप लोग को। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। आपको करना क्या है कि यहाँ से बाय नाउ करिएगा तो आपका डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे आप मोबाइल में चलाते हो, फोन पे, पेटीएम, जो भी करते हो, वहां से आपका डायरेक्ट पेमेंट करिए, कोई तामझाम नहीं है आपका। ये है तो 99, लेकिन मैं बता दूं 99 आपको नहीं देना है, कम कर दिया हूं मैं आप लोगों के लिए, पहले ही कम कर दिया हूं, ठीक है। चूंकि एक एक लाइन का मैं एनसीईआरटी दिया हूं, एक एक लाइन का क्वेश्चन दिया हूं, तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। यहां तक हो गया। ये जब कर लेंगे, जब आप परचेज कर लोगे ना, तब आपको फिर इस तरीके का दिखने लगेगा। ये परचेज कर लोगे तब आपको ये दिखेगा। हाँ, जैसे आप परचेज कर लोगे ये वाला आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, न समझ में है ना तो 1-2 बार वीडियो को परचेज कर लोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। पेड कोर्स में ही आ जाएगा व्यू पर जब आप क्लिक करिएगा तो देखिए फिर आपको ये आएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको सब कुछ समझा दूं, ठीक है। व्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका ऐसा दिखाई देगा, लाइव और रिकॉर्डेड। अगर मैं कोई क्लास लेता वीडियो, तो वीडियो तो यूट्यूब पर दे ही रहा हूं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लाइव पर नहीं क्लिक करके रिकॉर्डेड पर क्लिक करिएगा आप, तब देखिए आपका ऐसा आ जाएगा। रिकॉर्डेड पर जब आप क्लिक करते हैं तब आपका आ जाएगा ऐसा। अब ये सारा पीडीएफ रहेगा, ये सारा चैप्टर 1, ये क्लास 9th का है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे 13 चैप्टर का क्लास 9th का है। आपको अभी 9th का मिल गया है, 1 से 2 दिन में आपका 10th का भी इसी में अपलोड हो जाएगा। पूरा ऊपर से नीचे तक ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा और 4 विकल्प रहेंगे। आंसर जो रहेगा वो हाईलाइट रहेगा, उसको आप देख के याद करके पढ़ सकते हो, जैसे भी चाहो वो आपका है, वो कर सकते हो। तो ये तरीका है, आप पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ के लिए अगर कोई समस्या आती है, किसी भी, जैसे पेमेंट हो गया नहीं मिल रहा है, तो देखिए आपको वहीं पर कोर्स में ही एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ये नंबर आपको मैं दे रहा हूं, ज्यादा परेशान मत करिएगा, जब जरूरत रहेगा तभी इस पर मैसेज करिएगा, कोई समस्या आएगी तभी, ऐसे मत करिएगा मैसेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे कोर्स परचेस करना है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम पर, शुरुआत करते हैं क्लास, ठीक है। आज का जो क्लास है
यह है पाचन तंत्र के ऊपर। पाचन तंत्र कंप्लीट आपका एकदम इसमें मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप खुद ही महसूस करिएगा कि हाँ क्या चीज मिला है, ठीक है क्या चीज मिला है। अगर पीडीएफ वाले में आप लोग दो तरीके का ऑप्शन है। अगर पीडीएफ वाले में अगर आप लोग चाहते हैं कि वन लाइनर मिले तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके लिए अलग से मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास एमसीक्यू दे रहा हूं, चूंकि समय कम है तो उसको फटाफट रिवीजन आप कर लेंगे। और जो पीडीएफ दूंगा वो सारे एग्जाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं कि केवल इसी के लिए। एनसीईआरटी है। आइए, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो वह होता है एमाइलेज, है ना, या टाइलिन कहिए। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगला सवाल। हाँ, ग्रास नली में भोजन किस विधि से आगे बढ़ता है? ग्रास नली जो होता है इसमें आप खाते हो तो वो किस विधि से बढ़ता है, उस विधि को पूछ रहा है। परीक्षा में पूछता है तो वो विधि है पेरिस्टालिसिस, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, पेरिस्टालिसिस विधि से ही आगे बढ़ता है। चलिए आगे और भी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है इसमें, ये मत समझिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न लाया हूं दिमाग हिला के रख देगा। आ जाइए, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय मतलब एक्टिवेट कौन करता है? पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय, किसके द्वारा पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी के द्वारा, ये अमाशय में होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी के द्वारा एक्टिवेट होता है पेप्सिन। चलिए चौथे सवाल पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से पाचन, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो खाते ही पचना शुरू हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट लेंगे पचना शुरू, तो शुरू जब पूछे कि शुरुआत, तो शुरुआत तो मुख से ही हो जाता है, बट आपसे पूछ रहा है कि पूरी तरह से कहाँ पाचन होता है? तो पूरी तरह से ये छोटी आंत में पचता है। पूरी तरह से कहाँ? छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न आइए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस यानी कि वाइल जूस का स्राव जो होता है वह कहां से होता है? तो पीत रस जो स्रावित होता है वह आपका लीवर यानी यकृत से होता है। हाँ, ये स्टोर होता है आपको पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहां से होता है? तो स्रावित होता है यकृत से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। पीत रस मुख्यतः किसके पाचन में, बाइल जूस जो है यह किसके पाचन में सहायक होता है? तो पीत रस जो होता है वो लिपिड यानी कि वसा के पाचन में मुख्य रूप से सहायक होता है। पीत रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये मुख्य रूप से वसा के पाचन में सहायक होगा। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब आते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस किसके द्वारा स्रावित होता है, यानी कहां से निकल रहा है? तो नाम ही है पैंक्रियाटिक, तो पैंक्रियाटिक होगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस का स्राव किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में, किसके पाचन में? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आए आगे आगे। अब ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहां से होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता कहां से है? प्रोटीन के पाचन में तो सहायक होता है, लेकिन ये निकलता कहां से है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो निकलेगा यह आपके निकलेगा कहां से? देखिए यकृत से आपका बाइल जूस निकल रहा था जो वसा के पाचन में सहायक हो रहा था, याद है ना? यकृत से निकल रहा था आपका वाइल जूस, और पूछेगा कि वाइल जूस किसके पाचन में सहायक है? तो आप बताएंगे यकृत, ठीक है, यकृत के पाचन में सहायक है। और निकले कहां से, मतलब स्रावित कहां से होगा ट्रिप्सिन? तो ट्रिप्सिन का आप बताएंगे कि ट्रिप्सिन तो छोटी आंत होगा नहीं, आमाशय होगा नहीं, अग्नाशय से ही ये भी निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा रहा है, निकल रहा है भी अग्नाशय से। एमल्सीकृत वसा का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? वसा का पाचन या लिपिड का पाचन जो है यह मुख्यतः लाइपेज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। ध्यान रखिएगा लाइपेज के द्वारा जो है इसका पाचन किया जा रहा है। आइए, छोटी आंत की आंतरिक परत पर उपस्थित उंगली जैसी संरचना, छोटी आंत की आंतरिक परत पर ऐसे दीर्घरोम होता है। क्या होता है? दीर्घरोम। उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं विली या दीर्घरोम। ये पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लीजिए। एल्वोली फेफड़ा, फेफड़ा में होता है जो लंग्स होता है ना दोस्तों, लंग्स जो होता है ना,
लंग्स, दोनों तरफ जो लंग्स होगा, इसी में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे अंगूर टाइप का ये होता है एल्वोली। बाकी यहाँ पर दीर्घ रोम कह रहा है, अंगुलीनुमा संरचना ऐसे होगा। चलिए, लाइपेज का स्राव कहां से होता है? लाइपेज का स्राव कहां से होता है? तो लाइपेज का जो स्राव होगा, लाइपेज किसको पचा रहा है? तो लाइपेज वसा को पचा रहा है, और लाइपेज का स्राव जो होगा वो होगा कहां से? तो वो होगा पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज अगर ना दे करके अग्नाशय दे दे तो ये मत समझिएगा कि गलत दे दिया है। पैंक्रियाज का मतलब अग्नाशय, वही सही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लाइपेज का स्राव कहां से होगा? तो बताएंगे अग्नाशय से। ओके, चलिए, पाचन के दौरान वसा किस में बदलता है? जब पाचन होता है तो वसा जो है वो ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में, किसमें? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में जो है वो बदल जाता है। चलिए, कोशिकाएं श्वसन का पहला चरण क्या है? कोशिका श्वसन का पहला चरण जो है वह क्या है? तो कोशिका श्वसन का पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? पहला जो चरण है यह है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है। पचे हुए भोजन से क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत द्वारा जो अवशोषित वसा होता है, किसके परिवहन नहीं, वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैसे भोजन पच गया छोटी आंत के द्वारा, अब उसमें से वसा अवशोषित किया, खींचा, वसा को खींचा, अब इस वसा को परिवहन किसके द्वारा किया जाएगा? रक्त के द्वारा, धमनी के द्वारा, शिरा के द्वारा, या लिम्फ लासिका के द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा। क्यों आएगा? आने के बाद बताऊंगा कि क्यों आएगा, लेकिन ये प्रश्न रट लीजिए, आएगा आएगा आएगा। पचा हुआ भोजन से जो वसा अवशोषित होता है उसको लिम्फ यानी लसिका वहन करता है। इसके अलावा पचे हुए भोजन से अवशोषित वसा के अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा, उत्तक द्रव को वापस कौन लाता है? फिर वापस कौन लाता है? तो ये वापस लाने का भी कार्य लिम्फ लसिका तंत्र ही करता है। ठीक, चलिए, ऑक्सीश्वसन का प्रथम चरण कहां संपन्न होता है? ऑक्सीश्वसन होगा, इसका प्रथम चरण जो होगा वो कोशिका द्रव में होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखिएगा। आहार नल की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? 4 परत आपको मिलेगा, आहार नाल का 4 परत मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर भी रहेगा, 4 लेयर में आपको ये मिलेगा। चारों का नाम रट लो मेरे भाई, एग्जाम में पूछेगा। सबसे बाहरी जो है वह है सेरोसा, सबसे बाहर वाला होगा सेरोसा। इसके बाद वाला होगा मस्क्यूलारिस, इसके बाद वाला होगा मस्क्यूलारिस। सबसे अंदर जो होता है वो होता है म्यूकोसा, और ये जो होता है वो सब म्यूकोसा। तो चारों ध्यान रखिए, सेरेसा चौथा जो है सबसे बाहरी सेरेसा, तीसरा जो है वो है मस्क्यूलारिस, है ना, तीसरा जो है वह है मस्क्यूलारिस, और सेकंड लास्ट जो बचेगा वह बचेगा आपका सब म्यूकोसा, और जो सबसे अंदर का होगा वो होगा म्यूकोसा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चारों का चारों आपको याद रखना है। जीभ के सबसे पिछले भाग पर स्वाद का अनुभव होता है, कैसा? जीभ जो होता है ना, जीभ देखिए, आगे होगा मीठा, क्या होगा? मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, और सबसे आखिरी में होगा कड़वा। ठीक है, आगे, फिर थोड़ा सा साइड में, फिर और साइड में, देखिए ये आगे हो गया, फिर ये वाला, फिर यहां, और फिर यहां कड़वा, सबसे आगे मीठा, सबसे लास्ट में कड़वा। अब मीठा के बगल में नमकीन, उसके बाद खट्टा। तो आपको याद कैसे रखना है? मी ना खा का, मिनखक, आगे से पीछे, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। तो क्या कह रहा है? सबसे पिछले भाग पर, तो कड़वा नहीं होगा, कड़वा हो जाएगा। भोजन निगलते समय श्वास नली को ढकने वाली संरचना कौन सी होती है? भोजन जब निगलते हैं तो कभी कभी होता है ना कि खा रहे हैं और बतिया रहे हैं, तो चावल हो, रोटी हो, जाना
खाने वाले में तो घुस जाएगा सांस वाले में, फिर आप क्या होगा, हिचकी आएगा, कहेंगे याद कर लिया, याद वाद कोई नहीं किया, ध्यान तो कहीं और है खाते समय, ठीक है। तो ये होता है एक घाटी का ढक्कन। क्या होता है, घाटी का ढक्कन। दो, ये वाला एक सांस वाला है और यही है बगल में ही ऐसे, यह है भोजन वाला। अब एक यहां पर लगा होता है ढक्कन, इसी को कहते हैं घाटी का ढक्कन। जब आप बोलते हैं तो ये भोजन वाले पर आ जाता है, और जब आप खाते हैं तो ये इस पर आ जाता है। और जब आप खाते समय बोलने लगते हैं तो ये कंफ्यूज जाता है कि अरे भाई इस पर जाएं कि इस पर जाएं, या तो खा लो या तो बोल लो। इसीलिए याद होगा आपको, दादा परदादा आप लोग आपके कहते थे, सबके कहते थे, आप ही के नहीं, ये खाते समय नहीं बोला जाता है, खाते समय नहीं हंसा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई खाना जाना कहीं और फंस जाएगा कहीं और, ये होता है। कभी कभी आप चावल वावल खाओगे तो देखो कि नाक के रास्ते बाहर आ जाएगा, फंस जाएगा, तब नहीं, तो यही हो जाता है मामला गड़बड़। उसको कहते हैं घाटी का ढक्कन। अब कहेंगे घाटी का ढक्कन, तो कहीं लिखा ही नहीं है, एपिग्लॉटिक्स है ना, उसी कहते हैं घाटी का ढक्कन। तो अगर कहीं हिंदी में नाम लिख दे घाटी का ढक्कन तो कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है? पाचन क्रिया में जो भाग नहीं लेता, देखिए स्टमक महाशय लेता है भाग, छोटी आंत भी लेता है, यकृत भी लेता है, ग्रास नली नहीं लेता है, और इसोफेगस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? अमाशय का अगला भाग, अमाशय का अगला भाग जो कहलाता है वो कहलाएगा आपका क्या, वो कार्डियक कहलाएगा। अमाशय का अग्रभाग जो है वो कार्डियक कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, कार्डियक कहलाएगा, ठीक ना। चलिए, अमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन किया जाता है, प्रोटीन का। आइए, अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन ही अल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्सर। अल्सर बीमारी होती है, ज्यादा समय तक भूखे रहने से ये हो जाता है अल्सर। अमाशय में अधपचा भोजन, आधा पचा हुआ भोजन जो कायम कहलाता है। अमाशय का जो अधपचा भोजन है, जो आधा पचा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कायम कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, सारे प्रश्न जो हैं वह इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और अगर नहीं अच्छे से पढ़ते हैं आप, इधर उधर से लंद फंद के चक्कर में रहते हैं, तो आपका नुकसान तय है। तो ये कायम कहलाता है। पाइलोरिक वल्व कहाँ होता है? पाइलोरिक वल्व जो होता है यह अमाशय और छोटी आंत के बीच होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटिएगा इसको। आइए, अंग्रेजी के सी अक्षर जैसी संरचना वाला भाग। देखिए, कोई अगर आपसे पूछे कि अंग पूछ देता, ठीक है, या ग्रंथि पूछ देता, तो ग्रंथि में आप अगर ऑप्शन रहता पैंक्रियाज तो देना ही था, लेकिन पैंक्रियाज नहीं था, तो आपको लगाना है अंग्रेजी के सी अक्षर जैसी। ये आंत का भाग है और ये है ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी कहते हैं, आपको ग्रहणी इसको कहते हैं। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? सबसे लास्ट वाला भाग, तो वो कहलाता है इलियम। छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का जो सबसे, देखिए छोटी आंत भले इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन ये है बड़ा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। छोटी आंत भले नाम है लेकिन ये है बड़ा, और आपसे पूछेगा कि इसका जो अंतिम भाग होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इलियम। चलिए, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो आपने नाम सुना ही होगा। अपेंडिक्स ये अवशेषी अंग में आ गया है। अपेंडिक्स बड़ी आंत का भाग है, इसको काट करके निकाल दिया जाता है। किसी को सुनते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, तो अपेंडिक्स होता तो है ही सब में, वो पक गया, वो फिर जहरीला हो जाएगा, अगर फट जाएगा ना तो वो नुकसान करा देगा, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए अपेंडिक्स में जब होता है दर्द तो उसको निकलवा देते हैं। अपेंडिक्स, अब कहेंगे कि तो होता क्यों है ये अपेंडिक्स? देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि पहले आप घास फूस खा रहे थे, ठीक है, तो ये बहुत तगड़े एंजाइम निकालता था घास फूस को पचाने के लिए, लेकिन अब मानव ने घास फूस खाना बंद कर दिया, तो वो जो अपेंडिक्स है वो एंजाइम निकालना भी बंद कर दिया। लेकिन भगवान ने सिस्टम तो दे रखा था भाई, तो चलो मौजूद है, बड़ी आंत का हिस्सा है वो। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, जो बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है वो है कोलून। बड़ी आंत का वो होता है बृहद्रांत, ध्यान रखिएगा। छोटी आंत का क्या था? इलियम था। बड़ी आंत का बृहद्रांत है। आइए, लार में उपस्थित टाइलिन। टाइलिन जो है वो किसका पाचन करता है? तो टाइलिन जो है वो स्टार्च का पाचन करेगा। आइए, लार का पीएच मान लगभग आपको मिल जाएगा 6.8 औसतन मिल रहा है आपको। जठर रस का पीएच मान, जठर रस, अच्छा लार अम्लीय होगा कि क्षारीय? तो कहेंगे बहुत
हल्का अम्लीय, क्योंकि 7 से नीचे है ना, 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर होगा क्षारीय। तो ये 7 से नीचे है, न्यूट्रल से लेकर के अम्लीय, हल्का सा अम्लीय। और जठर रस जो होता है वो एकदम जठर रस होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। तो इसका हो जाता है 1.5 से 3.5 के लगभग आसपास। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो बताएंगे यकृत। सबसे बड़ा अंग पूछे तो बताएंगे अंग। अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है बताइए? पैर की हड्डी, यकृत या त्वचा? हाँ, ये स्किन जो है ना, ये पूरा कवर्ड है ना, यही है सबसे बड़ा। तो ग्रंथि पूछ रहा है तो यकृत बताएंगे, अंग पूछता तो त्वचा बताते हैं। पीत रस का पीएच मान, पीत रस यानी बाइल जूस। बाइल जूस कैसा होता है तो बताते हैं, बाइल जूस क्षारीय होता है। अब क्षारीय इसमें है तो क्षारीय, ये तो ए ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो उतना भी क्षारीय नहीं है, हल्का ही क्षारीय है, तो 7.5 से 8.8 होता है। पुरानी लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करता है यकृत और प्लीहा दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस पित्ताशय में किस वाहिका के द्वारा पहुंचता है? यकृत से स्रावित होता है पीत रस, बता ही दिया हूं पहले ही। अब ये स्रावित पित्ताशय में कैसे पहुंचता है? स्टोर होता है पित्ताशय में ना, कैसे पहुंचता है? तो ये सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। आइए, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। इस ग्रंथि की आकृति सी जैसी है, तो ये पहले ही मैं बता चुका हूं, पैंक्रियाज। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि, तो ये भी पैंक्रियाज सबसे बड़ी, वो बताया था यकृत। इंसुलिन का निर्माण भी पैंक्रियाज से ही होता है, पैंक्रियाज को मिक्स ग्रंथि भी कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका भी कहा जाता है पैंक्रियाज को ही, ठीक है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है, यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है, इसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? 4 विकल्प आपके पास है। एक तो है ब्लड, दूसरा है आपका लिम्फ यानी लसिका, तीसरा है आपका लीवर यानी यकृत, और चौथा है आपका स्टमक यानी आमाशय है। तो वसीय अम्ल का जो अवशोषण किया जाता है ये वही लसिका। आपको पहले ये करा भी चुका हूं कि जो छोटी आंत के द्वारा, याद होगा कि छोटी आंत के द्वारा जो पचित भोजन रहता है उसे वसा का अवशोषण होता है, और उस वसा को किसके द्वारा ले जाया जाता है? वो मैं लिम्फ कराया था, भूल गए कि याद है? तो वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा? तो लिम्फ के द्वारा। विटामिन ए संचय ये गुर्दा करता है। दूध व प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, दूध और प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, तो ध्यान रखिएगा, दूध और प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? रेनिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा? रेनिन, ठीक है। चलिए, अग्नाशय रस का पीएच मान। अग्नाशय रस ये भी क्षारीय होता है और ये भी 7.5 से 8 होता है लगभग। पूर्ण पाचक रस भी अग्नाशय रस को ही कहा जाता है। आंत्र रस का पीएच मान। आंत्र रस का पीएच मान क्या होता है? आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच मान। आंत्र, ये बताइए, आंत्र रस जो होगा वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो कहेंगे ये तो होगा क्षारीय। अब बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं होता है, लेकिन क्षारीय इसमें आपका एक ही ऑप्शन है, बस आपको ये पता है तो आप इसको निकाल लेंगे। 8.0 आंत्र। और याद करना कितना आसान है, आंत्र जब आप बोलते हैं तो आपको आंत्र आंत्र और 8 एक ही जैसा है ना, वैसे आप याद कर लीजिएगा। आंत्र रस का पीएच मान, बस इतने ही प्रश्न। देखिए 48 प्रश्न थे ना, 48 सवाल थे जिसको आपने कंप्लीट कर लिया, और कैसे पीडीएफ लेना है ये भी मैं आपको बता दिया हूं। तो जल्दी जल्दी जाएं, फटाफट जाएं। ये जो ऑफर दिया हूं ये सीमित समय के लिए है, फिर इसका रेट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप अपना पीडीएफ लेकर के तैयारी में लग जाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।